तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सोना टेक्स में। दोस्तों, क्लास 10th का हम फिजिक्स का नोट लेके आए हैं। जो 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में जितने भी मुख्य तथ्य है यहाँ पे लिख दिए। पहला क्या है कि प्रकाश वह कारक है, यहाँ पे प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला इसका तथ्य है दोस्तों यहाँ के प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ पे प्रकाश का और है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। उसी तरह है अगला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है दोस्त? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला इसी में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह इसमें हम आपको बताए हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, उसके बाद गैस में होता है, और उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद ठोस में। तो दोस्तों अगर ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। और सबसे कम अगर पूछे तो ठोस में होता है। किस में होता है दोस्त? ठोस में सबसे कम होता है। चलिए हम आगे समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारे हो गया, लालटेन, ये सब क्या है दोस्त? प्रकाश के स्रोत हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं वो कि प्रकाश के स्रोत। आगे है कि प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ, आइए समझते हैं कि वैसा पदार्थ, यहाँ पे वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम प्रकाश का स्रोत, यानी कि प्रकाश का स्रोत नहीं दोस्त, यहाँ पे प्रदीप्त होगा। यानी प्रकाश के आने पे प्रदीप्त आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रदीप्त होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्रदीप्त बोलते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम प्रकाश यानी कि प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश का स्रोत नहीं होगा, क्या होगा? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, ये क्या हो जाएगा? तो ये सब प्रदीप्त पदार्थ हो जाएंगे। कौन सा पदार्थ? यानी कि प्रदीप्त पदार्थ। आइए हम आगे समझते हैं। तो अगला हमारा क्या है? आगे है फ्रेंड्स कि अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइए अप्रदीप्त पदार्थ को समझते हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे अप्रदीप्त में जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जैसे में हो जाएगा आपका पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, ये सब क्या है दोस्त? ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। इसी तरह आगे हम लोग का टॉपिक है कि किरण किसे कहते हैं। किरण, तो आइए हम समझते हैं कि किरण क्या है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस दिशा को ही हम किरण कहते हैं। माने प्रकाश जिस पथ पे चलता है, पथ का मतलब होता है रास्ता, उसी रास्ता को हम किरण बोलते हैं। इस तरह से किरण का डायग्राम बना लीजिएगा, यह है आपका किरण का साइन। अगला है कि दोस्त किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरण के जो समूह होते हैं उसे हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका हो जाएगा समांतर किरण, दूसरा है आपका अभिसारी किरण, और तीसरा है अपसारी किरण। आइए इनके बारे में समझते हैं। तो समांतर किरण के बारे में पहले समझ लेते हैं दोस्त। तो समांतर किरण के बारे में यहाँ पे है आपका कि समांतर किरण वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण कहते हैं। इस पूरा इसका परिभाषा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो किरण है ये सभी की दूरी समान है, यानी आपस में क्या है? समांतर रहता है। इससे किरण को हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण बोलेंगे। अगला अभिसारी किरण, तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी एगो बिंदु पे जो सभी किरणें आकर मिले उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। कौन सी किरण दोस्त? अभिसारी। अगला है कि वैसे किरण, जिसको ऐसे यहाँ पे अपसारी किरण में वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक बिंदु से निकलती या फैलती होता है। एक बिंदु से क्या होगा? निकलेगा।
तो इस तरह के किरण को हम क्या बोलेंगे दोस्त? अपसारी किरण। क्या बोलेंगे हम? अपसारी किरण। तो आई होप कि किरण समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है दोस्त कि प्रकाश का प्रकीर्ण किसे कहते हैं? तो आइए इसका परिभाषा यहां से लिख लीजिएगा। यहाँ पे है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वह वस्तु प्रकाश की किरणें के कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी शेष किरणों को फैलाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यह है आपका प्रकाश का प्रकीर्ण का परिभाषा। अब इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इस तरह से कोई वस्तु है और इस पे कोई व्यक्ति अगर टॉर्च यहाँ पे बढ़ता है, तो यहाँ पे अगर टॉर्च प्रकाश आया तो ये प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा अपने अंदर और बाकी शेष भाग को क्या कर देगा? इस तरह से इसे फैला देगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्त? प्रकाश का प्रकीर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का प्रकीर्ण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे देख सवाल क्या है कि प्रकाश के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला क्या है? पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। तो आइए हम इन तीनों के बारे में समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे वैसा पदार्थ, पारदर्शी के मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ में वैसा पदार्थ जिनको प्रकाश पूरा तरह पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में दोस्त यहाँ पे एग्जाम्पल में हम नहीं लिखे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे में पानी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जैसे में पानी, जैसे में दोस्त पानी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हवा भी हो जाएगा। हवा में प्रकाश पूरा पार कर जाता है तो आप हवा लिख सकते हैं। उसके बाद कांच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा कांच। पानी, हवा, कांच को ये क्या है? ये है आपका पारदर्शी पदार्थ। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट है आपका अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब कि जिनको प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती, यानी कि कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनको प्रकाश पार नहीं करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? पत्थर हो जाएगा। जैसे में पत्थर डाल लीजिएगा, पत्थर, जैसे में पत्थर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा। आप इस तरह से डाल सकते हैं अपने से सोच के कि जिनको प्रकाश पार नहीं कर सकता है। उसी तरह अगला है पारभासी। पारभासी का मतलब दोस्त कि प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर जाए। जैसे वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाए उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो कुछ अंश के मतलब जैसे में आप दोस्त यहाँ पे डाल सकते हैं धुआं। क्या डाल सकते हैं? धुआं डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी घिसा हुआ कांच डाल सकते हैं, घिसा हुआ कांच डाल सकते हैं आप। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज जैसे में आपको डालना है तब डाल सकते हैं। आगे है कि प्रकाश का परावर्तन। आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका परिभाषा। और यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाया गया है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम, ये बिंदु जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये पूरा जो सतह देख रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों समतल सतह। और यहाँ से जो किरण ऐसे आया ना इसको बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ पे जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो खींचा गया है इसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये वाला जो किरण टकरा कर ऐसे गया है इसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं हम। आगे क्या है आपका? आगे है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। मतलब कि इसका नियम आपको बताना है दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? तो आइए हम समझते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दोस्तों आपको नियम याद रखना है कि आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है, जो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है ये वाला, इस पे अभी जो अभिलंब खींचा गया है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं।
ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये है आपका आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या होता है दोस्त? तो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। इसी तरह हम आगे भी समझते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। और आगे है दोस्त समतल दर्पण। तो आइए हम समतल दर्पण के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि समतल दर्पण का जितना भी मुख्य तथ्य यहाँ पे लिख दिया हम कि समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। पहला था इसका तथ्य। उसी तरह दूसरा है कि समतल दर्पण में हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह तीसरा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। क्या बनेगा दोस्त? पीछे। अगला है कि समतल दर्पण का उपयोग पनडुब्बी जहाज में किया जाता है। इसी तरह आगे कि समतल दर्पण का पार्श्विक विस्थापन उल्टा होता है। इसका जो हम लोग जो चेहरा देखते हैं दोस्त, वो यानी कि जो खाते हैं दाहिना हाथ से तो दिखाई देता है चतुर्थी हाथ से, यानी उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी उल्टा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इनका फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? अनंत। तो ये था कुछ समतल दर्पण के बारे में जो आपको याद रखना है। इसी तरह चलिए हम समझते हैं गोलीय दर्पण। क्या समझते हैं? गोलीय दर्पण। तो दोस्त गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। यानी कि जो परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का एक भाग हो, यानी कि इस तरह से आपका गोलीय दर्पण होता है। इसको मिटा देते हैं दोस्त, गलती बना है। इस तरह से आपका क्या होता है? गोलीय दर्पण गोल होता है और यहाँ पे इस तरह से, और इधर भी ऐसे कलई किया रहता है। आई होप कि बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कॉपी पे बना लीजिएगा अच्छे से। यह है आपका गोलीय दर्पण पूरा, और यहाँ पे ऐसे केंद्र होता है बीच में। हालांकि चलिए इसको आगे हम समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में पूरा अच्छे से। अभी हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण में दो चीज होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए हम अवतल दर्पण के बारे में कुछ जानते हैं कि अवतल दर्पण का पहले उपयोग सीखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग है कि दाढ़ी या हजामती बनाने में किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उसी तरह गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे समझते हैं कि आगे क्या है आपका। आगे भी है अवतल दर्पण का उपयोग। आइए हम इसका भी समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आंख कान नाक को चेक करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, काल्पनिक, सीधा, वास्तविक और उल्टा, ये सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। आपको बात याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और इसका जो त्रिज्या होता है वो भी ऋणात्मक होता है। चलिए हम आगे समझते हैं। आगे क्या है दोस्त? आगे आपका कि उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का हम उपयोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। जो गाड़ी का साइड वाला दर्पण होता है ना, उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरह आगे कि उत्तल दर्पण में छोटी प्रतिबिंब बनता है, यानी छोटा सा इसमें प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों जो साइड वाला गाड़ी का होता है, जो बाइक में भी आप देखे होंगे, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण होता है? आपका उत्तल दर्पण। इसी तरह स्ट्रीट लाइट में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो रोड पे स्ट्रीट लाइट लगा होता है दोस्त, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे अगला है कि फोकस दूरी, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? धनात्मक होती है। बात आपको याद रखना है। आगे एक और टॉपिक है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आपका ये दर्पण सूत्र होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे समझते हैं कि अगर अवतल दर्पण में आप किसी वस्तु को यहाँ पे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रवृत्ति और उनका आकार के अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो
आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। अगर देखिए वस्तु की यह है स्थिति, क्या है वस्तु की स्थिति, और यह है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ पे है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ पे वास्तविक बनेगा कि या आभासी बनेगा कि यानी सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। इसी आकार यानी कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। सबसे पहले अगर वस्तु आप P पे रखते हैं, P पर आपका वस्तु रहेगा स्थिति, तब प्रतिबिंब आपका P पर ही बनेगा यानी ध्रुव पे ही बनेगा। और एक कैसा बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा यानी कि जिसको हम आभासी बोलते हैं। और काल्पनिक आभासी का मतलब सीधा होता है और बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर। एक टॉपिक आपको याद रखना है। आगे अगर वस्तु आप रखते हैं ध्रुव यानी P और F के बीच में, P और F के बीच में रखते हैं तो दर्पण यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और एक काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगा, और यानी कि सीधा। आभासी का मतलब सीधा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? बड़ा। इसी तरह अगर वस्तु आप F पे रखते हैं यानी F पे, तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा? अनंत पे, और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। अगला पॉइंट है कि अगर वस्तु अगर F तथा C के बीच में आप रखते हैं तो C तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C तथा अनंत के बीच वास्तविक बनेगा यानी उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसी तरह वस्तु अगर आप C पे रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका C पर ही बनेगा और वास्तविक यानी कि उल्टा और बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर। आगे है आपका कि वस्तु का अगर आप रखते हैं कहाँ? C तथा अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? C और F के बीच वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब F पे बनेगा और वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये दोस्तों आपको पूरा याद रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्त आपका कि आवर्धन क्या है। तो आइए आवर्धन के बारे में समझते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? m से। तो m बराबर सूत्र होता है, आपको याद रखना है दोस्त कि आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। m बराबर भी ऐसे सूत्र होता है h डैश बटा h, या m बराबर माइनस v बटा u, ये सूत्र होता है। तो ये था दोस्तों आपका प्रकाश का पूरा परावर्तन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।